सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात भारत की उस मिलेनियम सिटी की जो प्रति व्यक्ति आय में देश में दूसरे नंबर पर आती है, जहां एक एक फ्लैट 100 करोड़ रुपए में बिकते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में देश में 5वें नंबर का शहर है, जहां फॉर्च्यून 500 कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं और जो हरियाणा की जीडीपी में अकेले 60% तक का योगदान करता है। इस शहर का नाम है गुरुग्राम। लेकिन कल की बारिश के बाद गुरुग्राम की जो स्थिति थी, जिस तरह से पूरे गुरुग्राम पर पानी का कब्जा था, लोग सड़कों पर तैर रहे थे, गाड़ियां डूबी हुई थी, बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा था, उस हिसाब से इस शहर को साइबर सिटी नहीं बल्कि सैलाब सिटी कहना चाहिए। साइबर हब की नहीं, फ्लड हब की पहचान मिलनी चाहिए और तकनीक के इस शहर का नाम तैरता शहर रखा जाना चाहिए। गुरुग्राम कोई दूर दराज का गांव या कस्बा नहीं है, इसकी सीमा राजधानी दिल्ली की सीमा से लगती है। गुरुग्राम उत्तर भारत का सबसे ज्यादा कमाऊ शहरों में से एक है और स्थिति यह है कि पहली बारिश में पूरा शहर दरिया बन जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, सड़कों पर गाड़ियां तैरने लगती हैं, लोग कई कई घंटों तक पानी में फंसे रहते हैं, जो गुरुग्राम जैसे बड़े टैक्स पेइंग सिटी के लिए काफी शर्मनाक है। हमने गुरुग्राम की इस दुर्दशा पर एक कुंजी तैयार की है, लेकिन पहले एक बार गुरुग्राम की तस्वीरों को देखिए जो स्विमिंग पूल और रिवर फ्रंट बने हुए हैं। इसके बाद इस कुंजी को और विस्तार देंगे। With their promises कि हम फ्लड नहीं होने देंगे। My local residents are suffering with their councillor in such a posh area. It's a shame, absolute shame. Happy swimming in the Ward 22. The most posh area of Gurugram, where our councillor is swimming. Make it a point. देखिए प्रशासन कितना अच्छा है, जिसने काम कर रखा है। देखो निकासी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी सीधा घर में आ गया। रेन पिट साफ नहीं हुए हैं। ये देखिए रसोई में भी पानी भर गया, हमारे घर में ड्राइंग रूम में पूरा पानी भर गया, बेडरूम में पूरा पानी भर गया, बाथरूम पूरे ओवरफ्लो हो रहे हैं। डूब गई बाइक, बाइक डूब गई। पूरा डूबी बंद हो गया वहाँ, तो रोकना रहेगा भैया। तो वीडियो भी देखा आपने और लोगों को सुना भी। इस तरह से थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाना शर्मनाक है, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक यह है कि वाटर लॉगिंग के दौरान स्ट्रीट लाइट के खंभे में करंट आ जाने से एक युवक की मौत हो जाती है। कल गुरुग्राम में हुई बारिश में 25 वर्ष के अक्षत जैन की करंट लगने से मौत हो गई। वो पेशे से ग्राफिक डिजाइनर थे। कल रात 9:30 बजे वो जिम से लौट रहे थे, तभी जल जमाव में खुद को बैलेंस करने के लिए उन्होंने बिजली के खंभे का सहारा लेने की कोशिश की, जिससे करंट लगने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बिजली विभाग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सोचिए, एक युवा सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि बारिश के बाद जल जमाव हुआ और बिजली के तारों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ, जिससे करंट फैल गया। क्या इस लापरवाही की कोई जिम्मेदारी लेगा? कोई ये पूछेगा कि जरा सी बारिश से सड़क पर पानी क्यों भरा? सड़क पर इस तरह बिजली के खंभों में करंट कैसे आया? वैसे तो लापरवाही से किसी की भी असमय मौत होती है तो ये दुखद होता है, लेकिन सोचिए कि एक युवा जिसके न जाने कितने सपने होंगे, उन सपनों के भी असमय मौत हो गई। ऐसे युवा अगर लापरवाही वाले करंट के झटके का शिकार होंगे या किसी बिना ढक्कन वाले मेनहोल का टारगेट बनेंगे, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि हमारे सिस्टम में बैठे लापरवाह लोग देश के हुनरमंद युवाओं को संसाधन देने और उनकी मदद करने की बजाय लापरवाही और मौत दे रहे हैं। वैसे भारत के लोग काफी सहनशील होते हैं, थोड़ी सी देर में वो इस घटना को भूल भी जाएंगे। पीड़ित परिवार की तड़प और उसका दुख ना तो कर्मचारियों तक और ना ही उन अधिकारियों तक पहुंचेगा। दरअसल इस तरह की घटनाओं को लेकर हम सहनशील हो चुके हैं,
ऐसी घटनाओं से हमारे समाज को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को या हमारे राजनीतिक सिस्टम को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, खासकर तब जब तक कि उनका कोई अपना इस तरह की लापरवाही का शिकार ना हो जाए। वैसे इस घटना में एक जाना पहचाना अपडेट यह भी है कि पुलिस ने बिजली विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। थोड़ी देर में किसी बड़े सरकारी अधिकारी का बयान भी आ जाएगा। सरकार जांच की बात भी कह देगी और इससे जो निष्कर्ष निकलने वाला है उसका पूर्वानुमान कुछ खास नहीं है। ऐसी घटनाओं पर सिस्टम एक खास तरह से व्यवहार करता है। जैसे ही किसी की लापरवाही से मौत होती है तो सबसे पहले मंत्री जी जांच का आदेश देते हैं, अधिकारी जी जांच शुरू कर देते हैं। शुरुआती जांच के आधार पर अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यह अज्ञात शब्द ही सबसे बड़ी ढाल होता है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी अज्ञात पर डालना एक आसान काम है। अधिकारी जी लंबे समय तक जांच करते रहते हैं, कई बार तो वर्षों तक जांच चलती रहती है। मीडिया से तो खबर कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है, लोग हादसे को भूल जाते हैं और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती है और तब तक संभव है कि कोई अगली घटना घट जाए। वैसे क्या आपको ये याद है कि ऐसी किसी घटना के लिए किसी बड़े अधिकारी को सजा हुई हो? आपको याद नहीं होगा क्योंकि ऐसा ना के बराबर ही होता है। विभागीय जांच का रास्ता अक्सर ठंडे बस्ते में जाकर खत्म होता है। कोई कार्रवाई होती भी है तो छोटी मछलियां ही फंसती हैं। वैसे गुरुग्राम की बारिश में मरने वालों में अक्षत जैन अकेला नहीं है। 4 लोग सिस्टम की कमियों, करप्शन और लापरवाही के कारण मारे गए हैं, वो भी तब जब पिछले 1 दशक में भारत की पहचान तेजी से बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनी है। लेकिन क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक बारिश भी नहीं झेल सकता है? क्या बारिश से पहले गुरुग्राम जैसे शहर में बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये शहर बारिश झेलने के लिए तैयार नहीं है, ये शहर सिर्फ सर्दियों और गर्मियों के लिए है। बारिश के मौसम में इस शहर में आप ना आए। बारिश में सिस्टम काम ही नहीं करता है, बारिश में वर्क फ्रॉम होम ही होना चाहिए। अब ये समझते हैं कि बारिश के बाद गुरुग्राम में पानी क्यों भरता है। इसकी 2 बड़ी वजह है। गुरुग्राम अरावली हिल्स के बीच में बसा शहर है, जहां मॉनसून के मौसम में पानी शहर की तरफ फ्लो होता है, जिससे शहर के बड़े नालों में पानी भर जाता है। दूसरी वजह यह है कि मॉनसून से पहले नालों की सफाई नहीं होती है। नालों की सफाई के लिए बजट तो होता है, लेकिन वो कमीशन और करप्शन में डूब जाता है। इससे होता यह है कि जैसे ही मॉनसून की बारिश होती है तो पानी छोटे छोटे नालों में ही रह जाता है या ओवरफ्लो होने लगता है, जिससे पानी सड़क पर और घरों में घुस जाता है। गुरुग्राम की तस्वीर जलग्राम वाली हो जाती है। सड़क आप देख रहे हैं सामने, द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो गुड़गांव से द्वारका जाने का ये रास्ता है, जहां पर कल सड़क जो है पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी और पानी में डूबी होने की वजह से रास्ता जो है वो ठीक से नज़र नहीं आया। और आप देख रहे हैं कि इसी वजह से ये जो ट्रक है वो इस जो गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो ड्रेनेज का जो काम चल रहा है उसके लिए गड्ढा खोदा गया था, यहाँ पर पाइप डाली जा रही थी, उसी गड्ढे में जाकर ट्रक गिर गया। ये बियर का भरा हुआ गाड़ी थी और रात को पानी भरने की वजह से पलट गया है। ये पूरा जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये सारा भरा हुआ था पानी से, यहाँ कुछ दिख रहा नहीं था और कोई ट्रैफिक पुलिस वाला था नहीं यहाँ पर रात को कोई। दिल्ली एनसीआर की कुछ घंटों की बारिश के बाद ही सड़कों का बुरा हाल हो गया और मैं इस वक्त गुरुग्राम के राजीव चौक पर हूँ और यहाँ पर देखिए सड़कें किस तरह से लबालब हैं। लोगों को निकलने में कितनी मुश्किलें हो रही वो आप साफ देख सकते हैं। धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल पा रही क्योंकि पानी कितना ज़्यादा भरा हुआ है वो आप देखिए तो किस तरह से लोग निकल रहे हैं और तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर आकर फंस भी जा रही हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि लोगों को निकलने में कितनी दिक्कत है। आप देख रहे हैं हर जगह पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं क्योंकि पानी जो सड़कें जो हैं वो लबालब हैं। यहाँ पे तो पानी क्या पूरे गुड़गांव में बुरा हाल है, हर जगह है बुरा पानी, चारों तरफ भरा हुआ है, चारों तरफ पानी। हाँ जी हाँ जी। कितनी मुश्किलें हो रही हैं? बहुत मुश्किल हो रही है, गाड़ी 20 मिनट में निकल गया हूँ यहाँ से। हर बार ऐसे होता है, हर बार ऐसे होता है, हर बार। इस वक्त
वक्त गुरुग्राम के राजीव चौक के अंडरपास में हूँ और यहाँ की आप तस्वीरें देखिएगा किस तरह से लबालब डूबा हुआ है जो अंडरपास है। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं क्रॉस करने के लिए लोग इधर से निकलते हैं रोड के उस तरफ और इस तरफ जाने के लिए ये अंडरपास है। सोचिए यहाँ से लोगों को अगर निकलना हो तो कितनी मुश्किलें होंगी, इसीलिए देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं यहाँ से जा सकता है, इसलिए पूरी तरह से खाली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। कुल मिलाकर गुरुग्राम का जल भराव अब कोई हादसा नहीं, ये एक रिवाज बन गया है। महंगी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं और लोग फॉर्च्यून 500 दफ्तर से निकलकर पानी से बचने का फॉर्च्यून तलाश रहे हैं। तकनीक के इस शहर को अब स्मार्ट सिटी नहीं, स्लो सिटी विद सैलाब का तमगा देना चाहिए, जहां प्रगति ऊंचाई पर है लेकिन लोगों का जीवन स्तर नालों की गहराई तक डूबा हुआ है। इस कुंजी के आखिर में आपको राजस्थान के एक वीडियो के साथ छोड़ते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि सिस्टम और सिस्टम को डिजाइन करने वाले नेताओं के लिए लोगों के मन में अब कैसे विचार आ रहे हैं। ये वीडियो नेताओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और लोगों के दर्द को समझना चाहिए। देखो ओ है अपना गाँव को विकास अट थोड़ी सी बरसात आता है नदी भरी जाए अरे नेता लोग अट चुनाव आए टाइम 10 चक्कर काट दो करसी हर अब अंठाई को नहीं घटकाई हो रे हरा भीड़ ऐसी का डोल की होगी। नेताजी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या का संघर्ष बे बेटा ऐसे में बैठा रहे के तानी संघर्ष करसी संघर्ष आपा करो ऐसा हर विकास का नाम पर खटारो जनरेटर मेल मिले देखो न तो कोई चल रहा है न हल है हरी पानी में लाग रही है एक डिप्पी। नेताजी का बुलाऊं कोई मरो और चाहे जीवो। नेताजी तुम मौज करो हम तुम्हारे साथ हैं। व्यवस्था में कमी की कहानी सिर्फ गुरुग्राम की ही नहीं है। अगली कहानी आपको अजमेर की लाइफलाइन माने जाने वाले राम सेतु ब्रिज के वीडियो के माध्यम से बताते हैं। ये अजमेर का एलिवेटेड रोड राम सेतु है। 283 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल पर अब पानी फिर चुका है। बारिश के बाद गड्ढे हुए, यहाँ आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। बारिश में सड़क धंसने के बाद जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आवागमन बंद करने का आदेश दिया है। इस एलिवेटेड रोड पर आवागमन बंद होने से ट्रैफिक बढ़ गया है। आपको बता दें कि इस एलिवेटेड रोड का निर्माण 7 जुलाई 2018 को शुरू हुआ था। इसकी समय सीमा 7 जुलाई 2020 निर्धारित की गई थी, लेकिन 3 वर्ष बाद उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने 5 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया था। अब 2 वर्षों में ही राम सेतु ब्रिज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। एलिवेटेड रोड की लंबाई 2.6 किलोमीटर है। आपको ये भी बता दें कि 3 जुलाई की सुबह ब्रिज पर जमीन धंस गई थी। इसकी सूचना पर निगम और ट्रैफिक के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने गड्ढे को मिट्टी के कट्टों से ढककर इसकी मरम्मत की। ब्रिज में तकनीकी खामियों को लेकर जितेश धनवानी और मुकेश पुरी की ओर से जनहित याचिका पेश की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आवागमन पर रोक लगा दी। कल इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होगी। ये पुल शहरी विकास का प्रतीक था, लेकिन अब लापरवाही का स्मारक बन गया है। अजमेर की अदालत ने एएमसी और एएससीएल को नोटिस भेजा है। उनसे 11 जुलाई तक जवाब मांगा गया है। जो स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा समय मांगा गया बहस के लिए अदालत ने 11 तारीख उसमें दी है और अदालत ने जब यथास्थिति के आदेश जारी रखने की बात की तो सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस एलिवेटेड रोड की 4 भुजाएं जिनमें से एक बंद की गई है। तो अदालत ने कहा कि क्योंकि एक ही सीमेंट, एक ही ईंट, एक ही बजरी से बना हुआ है, एक ही सरिया लगे हैं, तो अजमेर की जनता की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। इसलिए 11 जुलाई तक जब तक बहस हो जाती है, जब तक सारी भुजाओं को बंद करने के आदेश दे दिए हैं, उसके बाद भी ये रोड चालू है। कोर्ट के आदेश की जो है पालना नहीं की जा रही है, ये गंभीर मसला है कि इन्होंने कोई प्रॉपर एक्सपर्ट से या इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट बनाया नहीं, बस ये एलिवेटेड रोड खड़ी कर दी। तो उस वक्त ही मैंने तो ऑब्जेक्शन किया था। कहीं पुल टूट रहा है तो कहीं शहर नालों में डूब रहे हैं, लेकिन सिस्टम चलाने वाले नेताओं को इससे बहुत हैरानी नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं राकेश सिंह। उन्होंने कहा है कि जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। यानी अपने शब्दों में उन्होंने सड़क पर गड्ढों की समस्या का सामान्यकरण कर दिया है, जैसे गड्ढा होना आम बात है। हालांकि उन्होंने अपनी बात में यह भी जोड़ा कि सड़क बनने के तुरंत बाद गड्ढा होना गलत है। जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा
कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाए। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी, लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए, तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ी है, आपसे जुड़ी है। हो सकता है सत्ता के कई न्यूज मित्र होंगे जो रोज इस समस्या को झेल रहे होंगे और मन ही मन सरकार को कोस रहे हैं। यह है बिजली कटौती की समस्या। एक तो भीषण गर्मी का मौसम है, उसमें भी अगर बिजली नहीं रहे तो क्या हाल होगा, आप कितने परेशान होंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। कई दिन तो ऐसा होता है कि सिर्फ 3 से 4 घंटे बिजली रहती है, औसतन सिर्फ 5 से 6 घंटे बिजली मिलती है। कई शहरों के लोगों का ये आरोप है कि यूपी में बिजली के बिना अंधेरा कायम है। यहाँ पर सोच कर देखिए, ऐसे वक्त में आपने विधायक को क्या करना चाहिए, आपके सांसद को क्या करना चाहिए, आपके बिजली मंत्री को क्या करना चाहिए। यकीनन आम लोगों की समस्या पर काम करना चाहिए, आम लोगों की इस दिक्कत को दूर करना चाहिए। लेकिन यूपी के बिजली मंत्री क्या कर रहे हैं, ये जानकर आपको हंसी आएगी, हो सकता है गुस्सा भी आए। दरअसल यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आज इस वीडियो को आपको भी देखने की जरूरत है, ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी चिंता से आपके मंत्री कितने चिंतित हैं, आपकी चिंता पर आपके मंत्री कितने गंभीर हैं। ये वीडियो जौनपुर का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मंत्री जी से बिजली कटौती की शिकायत की थी। कुछ व्यापारियों ने कहा कि स्थानीय लोगों ने यूपी के बिजली मंत्री को कहा कि बिजली नहीं आ रही साहब, सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली मिलती है। इस शिकायत को बिजली मंत्री ने अपने विशेष अंदाज से नजरअंदाज किया। पहले शिकायतकर्ताओं की विक्ट्री साइन उन्हें दिखाया, उसके बाद जय शंकर भगवान, जय श्री राम, जय बजरंग बली के नारे लगाए, फिर अपनी गाड़ी में सवार हुए और वहां से चले गए। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट सर, 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग ये बीएसएनएल से चढ़ा के सरकार के साथ पॉलिसी लगा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बुधवार को जौनपुर में कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। कई लोगों ने फूलमाला से उनका स्वागत भी किया। इसी दौरान स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने उनसे बिजली कटौती की शिकायत की। वीडियो सामने आने के बाद अब ए.के. शर्मा की काफी आलोचना हो रही है। विपक्ष के नेता इस वीडियो को शेयर कर सवाल पूछ रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल तो यह है कि यूपी में गर्मी के मौसम में भी बिजली की स्थिति इतनी खराब क्यों है। आखिर यूपी में बिजली वाली सच्चाई क्या है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता वास्तविक स्थिति जानने के लिए ग्राउंड पर गए। आपको यूपी के 3 शहरों की तस्वीर से इस कहानी को आइए बताते हैं। झांसी की बात करते हैं तो यहाँ के काशीराम कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि 7 दिन बिजली गुल है। परेशान महिलाओं ने प्रदर्शन किया है, घंटों तक जाम लगाया गया, बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। ये आरोप लगाया कि अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यूपी के बरेली में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। आरोप है कि पिछले 1 से 1.5 महीने से बिजली संकट बना हुआ है। दिन में 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहती है। कई बार रात भर बिजली नहीं आती है। कॉल करने पर भी अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं। आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए यूपी में आम जनता बिजली कटौती से कैसे परेशान है। लाइट की दिक्कत तो सर बहुत टाइम से भी हो रही है, लेकिन ये दूसरी बात ये है जब लाइट रात का भी कोई पता नहीं किस टाइम काट दें ये लोग, ना दिन का पता है। लाइट की कम से कम 6-6 घंटे लाइट भाग रही है। हर 5 मिनट में आती है, 5 मिनट में फिर भाग जाती है। भाई बहुत किल्लत से झेल रहे हैं। अभी भी आप देखिए लाइट नहीं है, कभी भी बिजली विभाग भाई लाइट बंद कर देते, कोई समय नहीं है पर्टिकुलर के चलो भाई इस टाइम से इस टाइम तक हो। कहीं जो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। यहाँ से लेकर लखनऊ तक फोन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग 1 महीने का आसपास हो गया सर ये लाइट को परेशानी उठाते हुए, और अभी जो 8-10 दिन से कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है।
से यहाँ लाइट नहीं आ रही है? सुबह से ही नहीं है लाइट, यहाँ से 10:30 पौने 11 बजे से लाइट है। जब से आपने दुकान खोली है, व्यापारी है? हाँ व्यापारी है, जब से ही बंद है और इनसे आते हैं, ये कहते हैं 1 घंटे में आने वाली है, बाईपास से, लेकिन आ नहीं रही है। बिजली की क्या समस्या हो रखी है? बिजली कुछ काम चल रहा है। काम चल रहा है। आपकी खुद बिजली नहीं आ रही है? नहीं, हमारी बिजली नहीं आ रही। बिजली नहीं आ रही? नहीं है। सभी क्या दिक्कत आ गई है? दिक्कत ये है, पावर मेले की वजह से लाइन को थोड़ा हटाया जा रहा है। निकल रहा है, पानी को लाइट की परेशानी है। कितने दिन से नहीं आ रही लाइट? पूरी रात नहीं आती, रात को 8 बजे भाग जाती है, तो 12 बजे से तो पहले आती ही नहीं। अभी आधा घंटा आ गई तो 5 घंटे बज गई, पूरी रात बारिश, पूरी रात ही नहीं आती है। सबको परेशानी है, गर्मी का माहौल है, ये तो सभी को पता है कितनी परेशानी हो, छोटे छोटे बच्चे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिजली का प्रबंधन संभाल नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का बिजली सप्लाई का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है, भयंकर कटौती हो रही है, प्रदेश की जनता परेशान है। सवाल यह है कि अगर बिजली है फिर भी बत्ती गुल क्यों है? बिजली की डिमांड और सप्लाई में अंतर क्यों है? आप सिर्फ 4 सवाल और इनके जवाब से समझिए स्थिति क्या है। जब भारत बिजली उत्पादन में सरप्लस देश है तो कटौती क्यों होती है? इसका जवाब यह है कि बिजली पहुंचाने वाली व्यवस्था और वितरण नेटवर्क लचर है, लाइनें पुरानी हैं, ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं, फॉल्ट सुधारने वाला स्टाफ कम है। यानी उत्पादन केंद्र से बिजली निकलती है लेकिन गांव और शहर तक सही तरीके से नहीं पहुंचती। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट का सबसे बड़ा कारण क्या है वो भी जानिए। यूपीपीसीएल पर 1 लाख करोड़ का घाटा है। बिजली बिल बकाया भी 33,000 करोड़ रुपए का है। 62 लाख उपभोक्ताओं ने बिजली बिल नहीं दिया है। बकाया उद्योगों, विभागों, सरकारी दफ्तरों, किसानों और आम उपभोक्ताओं पर ये बिल ड्यू है। यानी बिजली विभाग खुद कर्ज में डूबा हुआ है। अगला सवाल यह है कि बिजली कंपनियों के इस घाटे की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारें चुनाव जीतने के लिए मुफ्त या सस्ती बिजली देने का वादा करती हैं, लेकिन डिस्कॉम को पूरा पैसा नहीं देती हैं। बिल वसूली नहीं होती है, चोरी पर सख्ती नहीं होती है, घाटे का पहाड़ बनता है और सिस्टम बैठता चला जाता है। तो जिम्मेदारी सत्ता की है जिसकी नीति से व्यवस्था जर्जर हुई। एक सवाल यह भी है कि ट्रांसमिशन लॉस का क्या होता है और इसका असर कितना पड़ता है। आपको बता दें कि भारत में औसतन 16% बिजली रास्ते में ही गायब हो जाती है, या तो तकनीकी कारणों से या चोरी से। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 30% तक का है। मीटर से छेड़छाड़, अवैध कनेक्शन और बिल ना भरना सिस्टम को बर्बाद करता है। सत्ता की नाकामी यह है कि जिसने चोरी की उसे छोड़ दिया और जो ईमानदारी से बिल भर रहा है उसे कटौती झेलनी पड़ रही है। 24 घंटे बिजली सप्लाई का ये कड़वा सच है। कुल मिलाकर हमारे पास बजट है, पावर प्लान है, पर इच्छा शक्ति नहीं है। तकनीक है, बिजली है, लेकिन नीति में नियत वाला करंट नहीं है। पावर फॉर ऑल का वादा हवा में है और हैवी लोड के बोझ से ट्रांसफार्मर के साथ लोगों की उम्मीदें भी जल रही हैं। दुख की बात यह है कि जब सवाल पूछो तो मंत्री जयकारे लगा देते हैं। आगे भारत को विकसित होने के विजन को साकार करना है तो बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करना ही होगा। घाटे में डूबे डिस्कॉम को उबारना होगा, लाइन लॉस और चोरी रोकनी होगी, बिल वसूली और रखरखाव सिस्टम को मजबूत करना होगा। अब अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर बिहार की है, जहां वोटर रीवेरिफिकेशन पर राजनीतिक एक्शन के बीच आज सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई और कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिहार में वोटर कार्ड रीवेरिफिकेशन का काम नहीं रुकेगा। चुनाव आयोग अपना काम करता रहेगा। हालांकि कोर्ट के इस आदेश में कई सवालों के साथ नियम और शर्तें भी लागू हैं। दरअसल कई राजनीतिक दलों ने बिहार वोटर लिस्ट रीवेरिफिकेशन के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। राजनीतिक दलों की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील मौजूद थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 बड़ी बातें कही। पहली, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी रहेगा। दूसरी, आयोग को आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। तीसरी, चुनाव आयोग का ये कदम संविधान के अनुरूप है लेकिन थोड़ा देर से आया है। चुनाव आयोग ने भी अपना पक्ष रखा और ये कहा कि आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज मानने पर वो विचार करेगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप विपक्षी दलों के लिए आंशिक झटके के रूप में देख सकते हैं, जिन्होंने कल ही वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया के खिलाफ बिहार बंद कराया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दे दी। कोर्ट ने कहा कि रिवीजन प्रक्रिया जारी रहेगी।
हालांकि फाइनल वोटर लिस्ट बनने के बाद 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। चुनाव आयोग वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को दिखाएगा, फिर 1 अगस्त को इसे जारी किया जाएगा। जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। And certainly that itself is a biggest thing from the Supreme Court. Supreme Court actually basically have given their view through that, because Aadhaar card, ration card, election ID card to be the part of the verification process in a democratic system. Therefore, I think Election Commission will go with that suggestion from the Supreme Court. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जितने समय तक बहस हुई है उसमें कई ऐसे बिंदुओं पर चर्चा हुई है और सवाल खड़े किए हैं जो हमारे पक्ष में जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अंतिम फैसला जब देगा, इसके बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया होगा। हमें पूरा उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। देखिए, माननीय न्यायालय के जो भी निर्णय होता है हम स्वागत करेंगे, विश्वास रखते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि SIR किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। आप लोगों के लिए एक दिक्कत खड़ी कर रहे हैं और एक बहाना ढूंढ रहे हैं कैसे वोटर रोल से उनका नाम हटा दिया जाए, और 5 महीने पहले करना दिखाता है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो मैं उम्मीद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेकर प्रजातंत्र के उसूलों को और संविधान ने जो वोटर को अधिकार दिया है उसका किसी तरीके से हनन ना हो, उस पर कार्रवाई करेगी और ये पूरी एक्सरसाइज को खारिज करेगी। अब खबरों का स्टीयरिंग अंतर्राष्ट्रीय सत्ता से जुड़ी खबरों की तरफ मोड़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो इन दिनों खुद को दुनिया में अमन चैन का मसीहा मानते हैं। लेकिन ईरान की एक धमकी ने ट्रंप का चैन छीन लिया है। ट्रंप को यह धमकी ईरान के किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, बल्कि सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सबसे करीबी सलाहकार ने दी है। खामेनेई के सलाहकार का नाम है जवाद लारिजानी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में खुली धमकी देते हुए कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा वाले महल मार-आ-लागो की बालकनी में चैन से धूप भी नहीं सेक सकेंगे, क्योंकि जैसे ही वो सनबाथ लेने के लिए बालकनी में जाएंगे, एक छोटा सा ड्रोन सीधा उड़ता हुआ आएगा और उनकी नाभि पर हमला करेगा। ईरान से ट्रंप को मिली ये धमकी आपको किसी फिल्मी डायलॉग की तरह लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये धमकी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जवाद लारिजानी ने धमकी देते हुए कहा है कि ट्रंप एक बड़ा अपराध कर चुके हैं, जिसके बाद ट्रंप अब अपने फ्लोरिडा वाले लग्जरी रिजॉर्ट में भी सुरक्षित नहीं है, तो अब वहां कभी धूप नहीं सेक पाएंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो ट्रंप पर कभी भी ड्रोन हमला हो सकता है, जिससे ट्रंप का बच पाना मुश्किल होगा। लारिजानी ने दावा किया है कि यह काम ईरान के लिए बहुत आसान है। वैसे तो दुनिया जानती है कि ईरान की ड्रोन आर्मी कितनी खौफनाक है। उसके आत्मघाती ड्रोन दुश्मन कहीं भी दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। यही वजह है कि इस धमकी के बाद अमेरिका में बहुत हलचल है। बताया जा रहा है कि इस धमकी के बाद CIA समेत अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क हो गई हैं। साथ ही ट्रंप की सुरक्षा को लेकर भी पहले से ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप की सुरक्षा में लापरवाही करने वाले कुछ सुरक्षा एजेंट्स को हटा भी दिया गया है। ईरान की तरफ से दी गई इस हाई वोल्टेज धमकी की जानकारी ट्रंप तक भी पहुंच चुकी है। जब एक कार्यक्रम में पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि आप ईरान की धमकी को लेकर गंभीर हैं, क्या आप उसे गंभीर मानते हैं, तो ट्रंप हंस पड़े और बोले, हाँ, हो सकता है ये धमकी हो और हो सकता है ये खतरा ना भी हो। पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन देखिए, फिर ट्रंप की हत्या के लिए हो रही क्राउड फंडिंग वाली कुंजी भी आपको दिखाएंगे।
लारेजानी की धमकी से पहले भी ईरान से 2 मौलवी ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी कर चुके हैं, इसलिए इस धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है। ट्रंप के खिलाफ ईरान की ये बयानबाजी सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित प्लान है। इस प्लान में ईरान के कई गुट शामिल हैं जो ट्रंप की हत्या के लिए ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं। इस ऑनलाइन कैंपेन के जरिए क्राउड फंडिंग की जा रही है। ट्रंप के खिलाफ चल रहे इस सबसे खतरनाक ऑनलाइन कैंपेन का नाम है ब्लड पैक्ट, यानी खून का वादा। इसके जरिए $100 मिलियन यानी करीब 857 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। अब तक 332 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। इस कैंपेन का मकसद है खामेनेई की जान को खतरा पहुंचाने वालों से बदला लेना। हूटे बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।